Hello everyone, welcome to Study IQ IS. Myself Utkarsh Singh and आज डिस्कशन करने वाले हैं हम एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर नंबर 35 में ओवर अ टॉपिक कॉल्ड इंसेस्ट टैबू. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंसेस्ट टैबू होता क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं. दो शब्दों से मिलकर के बना, आप देख रहे हो, इंसेस्ट और टैबू. ठीक है, इंसेस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है या फिर हम इसे कहां पर अप्लाई करते हैं? जहां पर दो ऐसे इंडिविजुअल जो कि काफी ज्यादा नजदीकी है, क्लोजली रिलेटेड है ना, इनके बीच में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिले या फिर एक इंक्लिनेशन टुवर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिले या प्रैक्टिस ही देखने को मिले, तो इसको आप इंसेस्ट और इस तरीके की रिलेशनशिप को आप इंसेस्टस रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हो. नाउ टैबू शब्द का अर्थ क्या है? समथिंग दैट इज फॉरबिडन. समथिंग दैट इज फॉरबिड, कोई चीज जिसको करना मना आपको बेसिकली सोसाइटी में देखने को मिलता है. ऑलराइट, तो इन दोनों को जोड़ दोगे आप, क्या बन जाएगा कि एक रेगुलेशन है जो फॉरबिड कर रहा है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स को. जब हम एंथ्रोपोलॉजी के लिटरेचर में या फिर आप सिलेबस की बात करो, यूपीएससी के अगर आप एस्पिरेंट हो, पेपर 1 यूनिट 2.3 इज ऑल अबाउट मैरिज. ठीक है, इन द सीरीज ऑफ मैरिज ओनली वी आर कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर. हार्डली 2 or 3 more lectures are left in this particular series, namely the functions of marriage and the marriage payments, जहाँ पर हमें डावरी, ब्राइड प्राइस, गिफ्ट एक्सचेंजेस, बहुत सारी चीज़ों की बात करनी है. सो ये प्रॉबेबली 4th लास्ट या 3rd लास्ट लेक्चर होगा इस मैरिज वाली यूनिट की सीरीज में. और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक लेक्चर लेके आए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में. रेगुलेशन के अंदर में हालांकि हमने बात की थी इंसेस्ट टैबू का, बट वहाँ पर इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था कि स्पेसिफिकली हम इंसेस्ट टैबू को एक जो ड्यू इसके ऊपर डिटेलिंग होती है वो दे पाए. अब इंसेस्ट टैबू को आपको पता है कि एक प्रोहिबिटिव रूल के तौर पे ऑलमोस्ट यूनिवर्सली मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में देखने को मिलता है. हाँ, इसकी डिग्री जो है वो बदल सकती है. इसकी जो डिग्री है या फिर इसकी जो रेंज है ये बदल सकती है. जैसे कुछ कंडीशंस यूनिवर्सली अप्लाइड हमें देखने को मिलती हैं ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में, लाइक विथ वेरी रेयर एंड फ्यू एक्सेप्शंस. जो पेरेंट के केस में ये इस तरीके का लॉ है वो एप्लीकेबल आपको देखने को मिलता है ना. यानी पेरेंट के बीच में ये इंसेस्ट टैबू, वहाँ पर हमेशा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में किसी प्रकार का यहाँ पर जो इंसेस्टस रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट ना करे, उसको रोकने के लिए इस प्रकार का एक टैबू वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब बात सिबलिंग की आती है तो सिबलिंग के केस में चीज़ें थोड़ी सी ब्लर आपको देखने को मिलती है. अब सिबलिंग में दो तरीके की चीज़ें हैं. एक तो क्या कि वो रियल सिबलिंग है या फिर वो कजन सिबलिंग है. ठीक है ना. रियल सिबलिंग भी बहुत ही कम सोसाइटीज में, रेयरली आपको कुछ कम्युनिटीज में देखने को मिलता होगा जहां पर इस तरीके के रिलेशनशिप्स का प्रचलन है. बहुत ही रेयर. ऑलराइट, इट इज एज रेयर एज द पेरेंट रिलेशनशिप, ऑल्दो पेरेंट इज जनरलाइज्ड टू बी मोर रेयर इन कंपैरिजन. ठीक है. दूसरा जो आपका यहां पर हमने बात की वो है कजन. और कजन के अंदर में भी दो कैटेगरी आ जाती हैं आपकी. एक आपकी है पैरेलल कजन की कैटेगरी और दूसरी आपकी है क्रॉस कजन की कैटेगरी. अब पैरेलल कजन मैरिजेस और क्रॉस कजन मैरिज का मतलब क्या है आप आई होप समझते होगे. आपके पेरेंट के सेम जेंडर वाले जो सिबलिंग हैं उनके बच्चे जो हैं वो आपके पैरेलल कजन कहलाएंगे. यानी कि आपके मदर के केस में जो आपके मौसी के बच्चे हैं वो आपके पैरेलल कजन कहलाएंगे. आपके फादर के केस में आपके चाचा या फिर ताया, ताऊ जी, बड़े पापा, जिनको भी आप जो भी कहते हो, उनके जो बच्चे हैं वो आपके पैरेलल कजन कहलाएंगे. आपकी मदर के केस में आपके जो मामा के बच्चे हैं वो आपके क्रॉस कजन कहलाएंगे. और आपके फादर के केस में जो आपकी बुआ के बच्चे हैं वो आपके बेसिकली क्रॉस कजन कहलाएंगे. तो कुछ सोसाइटीज़ में पैरेलल कजन दोनों के ऊपर निषेध है, टैबू है. कुछ सोसाइटीज़ में पैरेलल हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है. कुछ सोसाइटीज़ में क्रॉस हो रहा है, पैरेलल नहीं हो रहा है. तो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है. बट कजन मैरिजेस बहुत सारी सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ के बीच में हमें देखने को मिलती है. इनफैक्ट अगर हम अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स को भी उठा करके देखते हैं तो महाभारत जैसे लिटरेचर में भी श्री कृष्ण का जो विवाह आप देखते हो मित्रांगदा जी के साथ, जो उनकी अष्ट भार्याओं में से एक है ना. 16,108 रानियाँ थीं जिसमें से 8 उनकी मुख्य भार्याएं हैं. 16,000 से ज़्यादा तो उन्होंने जो नरकासुर नाम का एक डीमन था वहाँ से छुड़ा करके ले आए थे, फ्री करके वहाँ से ले आए थे. और उनके साथ किसी भी प्रकार का उनका फिजिकल रिलेशनशिप आपको नहीं देखने को मिलता अगर हम लिटरेचर के अंदर में जाए तो. संरक्षण उन्होंने एक तरीके से प्रोवाइड किया हुआ था. ठीक है ना. लेकिन जो 8 उनकी मुख्य भार्याएं हैं उसमें से जो कई सारी भार्याओं के बारे में आपने सुना होगा, रुक्मिणी जी के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है ना.
और मित्रांगदा जी के बारे में भी आपने सुना होगा, सत्यभामा जी के बारे में सुना होगा। तो मित्रांगदा जी एज अ कज़न मैरिज के साथ पे कृष्ण जी को आप वहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ जो मैरिज बिटवीन सुभद्रा है, सुभद्रा जी और जो अर्जुन की जो मैरिज को आप देख रहे हो, तो ठीक है ना, वो भी कज़न मैरिज के दायरे में आ रही होती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में अननोन है, और ये हमने कुछ दो फेमस जो ऑलमोस्ट सबको पता है वो रेफरेंसेस किए। अगर हम माइन्यूट रेफरेंसेस की बात करें तो हमारे लिटरेचर भरे हुए हैं, ऑल्दो लोगों को ज़्यादातर नहीं पता, बिकॉज हमारी सोसाइटी में आप देखते हो बहुत कम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की थोड़ी सी टेंडेंसी है। तो कहा जाता है कि अगर भारत में फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो हार्डली उसमें से 0.1 ही उसको पढ़ते होंगे, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, और मानने वाले तो सारे हैं लेकिन पढ़ने वाले उंगलियों पे गिने जा सके इतने कम लोग देखने को मिलते हैं आपको सैकड़ों करोड़ों की जनसंख्या में, ठीक है। बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, उसके ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना है। हमें इंसेस्ट टैबू के रेंज पता चल गई, डिग्री पता चल गई। अब इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके शुरुआत की बात हम कर लेते हैं, मतलब कि ओरिजिन इसका क्यों होगा, इसकी थ्योरीज क्या क्या है, इंसेस्ट टैबू को समझाने वाली थ्योरीज। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम कम से कम हाफ अ डजन थ्योरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली जो बेसिक थ्योरी होती है इनब्रीडिंग थ्योरी होती है, देन आपकी चाइल्डहुड फेमिलियरिटी थ्योरी आपको देखने को मिलती है, देन साइको एनालिटिकल थ्योरी आपको देखने को मिलती है, एंड देन फैमिली डिस्ट्रप्शन थ्योरी देखने को मिलती है। तो चारों को तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 9-10 मिनट का ही होता है, और 6 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर 3 जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसको कर लेते हैं। सबसे बेसिक जो थ्योरी है वो क्या है, आपकी इनब्रीडिंग थ्योरी। साइंस हो चाहे कल्चर हो, दोनों इस इनब्रीडिंग थ्योरी के ऊपर बात करता है ना। दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है, विद इन द ग्रुप जब आप मैरिज कर रहे होते हो, विद इन द ग्रुप जब आप मैरिज कर रहे होते हो, तो ऐसी मैरिज को सोसाइटी कल्चर के पर्सपेक्टिव से, और कई बार कुछ रिसर्चेस जो हैं, ऑल्दो रिसर्चेस यहाँ पर थोड़ी सी डिवाइडेड है, कुछ उसके न्यूट्रल नेचर के ऊपर बात करती है और कुछ उसके नेगेटिव नेचर के ऊपर बात कर रही होती है, ठीक है ना। लेकिन बात सारी करती है किस चीज़ के ऊपर, कि अगर इनब्रीडिंग हो रही है, आपस में मैरिजेस हो रही हैं विद इन द सेम फैमिली, तो आपको वहाँ पर एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, और कई प्रकार की जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उसका भी प्रिवलेंस आपको फैमिली में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज अ लॉट ऑफ जेनेटिक डिजीजेज आर रेसेसिव इन नेचर, और रेसेसिव जो डिजीजेज हैं वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं होमोजाइगस कंडीशन के अंदर में, और इनब्रीडिंग इज नोन टू रिजल्ट और इन द टेंडेंसी ऑफ होमोजाइगोसिटी। तो इनब्रीडिंग की जो केसेस होते हैं वो होमोजाइगोसिटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई रिजल्टेंट है, बट वाया वाया इट कैन कंट्रीब्यूट, है ना। तो दैट इज वाई कल्चर का भी ऐसा मानना है, उसका अपना अलग तरीके से मानना होता है, और यहाँ पर जो साइंस है उसकी भी कई सारे रिसर्चेस सेम आइडिया के ऊपर रिसर्च वहाँ पर दिखा रही होती हैं। और जैसे कि मैंने कहा साइंस डिवाइडेड है, कई सारी रिसर्चेस न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरीके की बात को वहाँ पर अलग अलग समय में करती आई है। कई डाटास को भी वहाँ पर साइट किया गया कि साउथ इंडियंस को आप देखोगे हज़ारों सालों से वहाँ पर कजन मैरिजेस चल रही है, भारत के अंदर में ही अफेक्ट नहीं है, हमारे स्क्रिप्चर्स में दुनिया भर की कई कम्युनिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कई सारे ऐसे रिसर्चेस भी हैं जो कि सेम चीज़ को एसोसिएट करके डिजीज़ के साथ में दिखा रहे होते हैं। तो उसके ऊपर कभी बात करेंगे, अगर आपको जानना हो, इंटरेस्ट हो, हर एक रिसर्च पेपर पुराना नया अभी का क्या कहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, एक अलग से वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है ना। दूसरी थ्योरी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यह है फैमिली डिसरप्शन थ्योरी। यह है फैमिली डिसरप्शन थ्योरी। अब इनब्रीडिंग थ्योरी एक जनरल थ्योरी है जिसको देने वाला कोई नहीं है, बट फैमिली डिसरप्शन के साथ कुछ स्कॉलर जुड़े हुए हैं। जो सबसे फेमस नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है एंथ्रोपोलॉजी के जाने माने स्कॉलर ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की, जो कि अपने आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक किताब जो 1922 में पब्लिश हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने रिसर्च किया। बहुत ही लैंडमार्क रिसर्च था, क्योंकि फंस गए थे वहाँ पर, और सोच के गए होंगे कुछ पीरियड रिसर्च करने का, लेकिन लंबे समय तक वहाँ पर फंस गए। वर्ल्ड वॉर की वजह से मूवमेंट नहीं हो पाई, और एक लंबा रिसर्च का अनुभव रहा। और प्रोबेबली एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में इनसे फेमस जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मॉडर्न एज में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना। हैंडफुल, आप 5-10 एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम अगर बोलोगे तो मेलानोस्की के नाम के बिना अगर कोई लिस्ट पूरी हो जाए तो वो एंथ्रोपोलॉजी का विषय हो ही नहीं सकता, ऐसा रुतबा ही रखते हैं अपने विषय के अंदर में। नाउ इनका एक मानना था कि फैमिली इंसेस्ट टैबू जब होगा तो वहाँ पर लोग जो है इंडिविजुअल्स फैमिली के अंदर में वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से टू हैव एक्सेस टूवर्ड्स मेट फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स, कि है ना, सेक्सुअल एक्सेस के लिए आपस में वहाँ पर राइवलरी आ जाएगी।
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में। और ये राइवलरी जो है ये फैमिली के कोहेजन को, बॉन्ड को, और जो फैमिली को चलाने के लिए जो कॉपरेशन की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, उस सहयोग को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एंड दैट इज वाई नन ऑफ द सोसाइटी विल विश टू हैव इट। किसी भी सोसाइटी का डिजायर नहीं होगा कि कॉपरेशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट आए। एंड दैट इज वाई इस तरीके के रूल्स को वहां पर लगाया गया होगा, इंसेस्ट टैबू जैसे रूल्स को। तीसरा जो यहां पर थ्योरी आपको देखने को मिलती है, इस थ्योरी का नाम है चाइल्डहुड फेमिलियरिटी थ्योरी। चाइल्डहुड फेमिलियरिटी थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये दी हुई है एडवर्ड वेस्टरमार्क ने दी हुई है, ठीक है ना। इनका कहना क्या है कि बचपन से जो रिश्तेदार या जो लोग आपस में क्लोज बॉन्ड में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, उनके बीच में एक सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट डेवलप होता है या फिर सेक्सुअल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ईच अदर नहीं डेवलप होता है, ठीक है ना। और इसको सपोर्ट करने के लिए बाद में कई सारे स्कॉलर्स ने वर्क भी दिया, जैसे किबुट्स जो है ना, किबुट्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एज अ केस स्टडी। किबुट्स क्या है, इजराइल की जो सोसाइटी है ना, वहां पर एक कम्युनिटी रियरिंग का पैटर्न यहाँ पर होता है किबुट्स के अंदर में, जहां पर सारे बच्चों को एक साथ वहां पर क्या किया जाता है, रियरिंग की जा रही है, परवरिश उनकी की जा रही होती है। तो पाया गया है किबुट्स के अंदर में कि जो मेंबर्स हैं साथ में बढ़ रहे हैं, जिनका साथ में यहाँ पर एक रियरिंग हो रही है, उनका सेक्शुअल इंक्लिनेशन एक दूसरे के प्रति उतना नहीं आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ चाइना के रीजन में टैंग यांग शी करके एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अरेंज्ड मैरिज देखने को मिलती है। यूजुअली आपको नॉर्थ ताइवान के रीजन में देखने को मिलेगी। एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अरेंज मैरिज है, जिसके अंदर में क्या होता है कि लोग एक अडोलसेंट गर्ल को एडॉप्ट करते हैं एज अ ब्राइड। तो एडॉप्शन आपने देखा होगा, किसी का बच्चे नहीं है या फिर किसी को ज्यादा बच्चे का शौक है तो एडॉप्ट करता है, गोद लेता है। पर यहां पर एक एडोलसेंट गर्ल को लिया जा रहा है एज अ ब्राइड कि बाद में चल के उसे शादी कराई जाएगी। तो रिसर्चर्स ने जब देखा, इस तरीके के अरेंज्ड मैरिज इंस्टीट्यूशन को पढ़ा चाइना के अंदर में, नॉर्थ ताइवान के रीजन में, तो उन्होंने पाया कि ये मैरिजेस है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है। और इसको उन्होंने साइड किया कि ये भी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड फेमिलियरिटी। क्योंकि जब आप उसको अपने घर में ब्राइड के तौर पे या बहू के तौर पे ला करके रेयर कर रहे हो, तो उसकी फेमिलियरिटी हो जा रही है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। एंड दैट इज वाई एक डिसइंटरेस्ट यहां पर आपको आते हुए देखने को मिलेगा। कुछ फिजियोलॉजिकल रिसर्चेस भी हुई जिसके लिए भी समय नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि अगेन इस बात को वैलिडेट करती हैं। बट अगेन क्वेश्चन होता है कि कई केसेस में देखा गया है कि जो कजन मैरिजेस हैं, फर्स्ट कजन्स के साथ, सेकंड कजन्स के साथ, फर्स्ट तो बहुत ज्यादा क्लोज कई बार होते हैं, उनके बीच में केस क्यों नहीं आपको देखने को मिल रहा है दुनिया की बहुत सारी सोसाइटी में। तो हर एक जो यहाँ पर थ्योरी दी गई है, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है, कुछ वीकनेस है, जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। नाउ समय वैसे भी ज्यादा हो गया, 9-10 मिनट का वीडियो था लेकिन 12 मिनट हो गए, इसलिए इसको हम यही वाइंड अप करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप पूछ सकते हो इस लेक्चर से रिलेटेड। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट कोर्स के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड या अदरवाइज हो तो मेरी इन आईडीज पे आप मुझे मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ऊपर वाली आईडी है, नहीं तो ईमेल पे, ज्यादा बेहतर होगा इंस्टा पे कीजिए, मैं वॉइस नोट आपको भेज पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो हमेशा आप हर एक कोर्स पे स्टडी IQ पे यूएस लाइव लगाओगे, पर अगर ओल्ड स्टूडेंट हो और आप वापस किसी कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो या ऑप्शनल में आना चाह रहे हो, पहले से SIP, P2I किसी भी कोर्स में एनरोल्ड, NCERT वगैरह में, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए एप्लीकेबल होता है, जिसके लिए अगेन आप मुझे इन आईडीज पे कम्युनिकेट कर सकते हो। अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, पूरा नाम बता करके वो कोड मुझसे आप ले सकते हो, ठीक है ना। फ्री मटेरियल को और PYQs को एक्सेस करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह को आप जाकर के एक्सप्लोर करने का मत भूलिएगा। होपफुली सी ऑल इन द कमिंग बैचेस, अदरवाइज इन द नेक्स्ट YouTube वीडियो